Rahman Rahim, let's read a case study on celiac disease. Fatma is a 3-year-old girl living in an urban area of Lahore. Her mother reported that Fatma was experiencing frequent diarrhea from 1 month and didn't want to eat anything. After continuous treatment, her diarrhea didn't stop and she was losing weight and developed the habit of clay and paint eating. Her weight dropped from this to this in a month and a half. She was feeling lethargic, restless. फिजिकल एग्जामिनेशन में आ गया डर्माटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस. डॉक्टर ने कहा कि डायरिया हो सकता है दैट मे बी बिकॉज ऑफ टैप वाटर, ठीक है ना, विच वॉज अ सोर्स ऑफ एस्क्राइशिया कोलाई एंड शिगेल्ला एंड वाज कॉजिंग डिफरेंट GIT सिम्टम्स इंक्लूडिंग नॉजिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स. अच्छा, अब हमने ग्रेजुअली हमने नहीं मतलब जिन से उन्होंने ट्रीटमेंट कराया उन्होंने ग्रेजुअली डायग्नोज कर लिया दैट कंजम्पशन ऑफ वीट एंड वीट प्रोडक्ट्स दे वर एक्चुअली द मेन culprits behind her diarrhea. And lab assessment showed the following results. तो सबसे पहले हमने क्या किया, डायरिया को क्योर किया यूजिंग स्टैंडर्ड ORS, ठीक है, और उसके बाद मदर वॉज ब्रीफ्ड अबाउट ऑल सोर्सेज ऑफ ग्लूटेन एंड देयर ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है. शी वॉज आस्क्ड टू गिव अ फातिमा चपाती मेड फ्रॉम राइस और कॉर्न फ्लावर, क्योंकि हमने अब इस वक्त वीट फ्लावर को अवॉइड करना है, ठीक है, एंड वॉज टॉट to make bread from these flours. She was instructed to not coat potatoes or other fried products with all-purpose flour or maida. ठीक है. A diet plan including all food groups was designed according to the calorie requirement. ठीक है. उसको iron supplementation दिया because she was suffering from iron deficient anemia. ठीक है. और sources of cross examination, iron all sources. ठीक है ना. Food can get contaminated with gluten products. ठीक है. तो उन cross contamination, sorry. Her mother was advised to keep an eye on all sources of cross contamination through which food can get contaminated with gluten products, toasters, cutting boards, knives, etc. Gradually क्या हुआ, Fatma's symptoms began to resolve after 2 weeks of initiation of gluten-free diet and iron supplement. After 1 month of following a strict gluten-free diet, उसका weight increase हो गया. She started taking interest in daily life activities and was active than before. So what is the evaluation? That the celiac disease is a lifelong condition and it's difficult for parents to keep an eye on their child's food consumption, especially during school hours. ठीक है. और वो बच्चे आपस में शेयर करते हैं, ठीक है. पेरेंट्स नीड टू प्लान their kids' lunch with full consideration of their dietary needs and celiac disease with the consultation of a registered dietitian. और फिर टीचर्स को और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी आप इन्फॉर्म करें अबाउट द चाइल्ड्स स्पेशल रिक्वायरमेंट. और इस तरह से पेरेंट्स को भी अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो फूड लेवल्स को पढ़ें कि उसके अंदर कोई ग्लूटेन कंटेनिंग इंग्रेडिएंट तो नहीं है, ताकि वो ऑर्डर कर सकें सेंसिबली वाइल डाइनिंग आउट. तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया द केस प्रेजेंटेशन ऑफ अ सीलियाक डिजीज़, ठीक है. सो सीलियाक डिजीज़ का अदर नाम क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सीलियाक स्प्रू, also called as gluten sensitive enteropathy. How do we define celiac disease? That it is an immune mediated enteropathy, ठीक है, and that is triggered by the ingestion of gluten containing foods. ठीक है. उसमें क्या क्या आ जाता है? wheat गंदम, राय, ठीक है, और बार्ले. ठीक है. ये 3 सीरियल्स हैं, ये 3 फ्लावर्स हैं, ठीक है, जिनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ख़ास तौर पर इन दोज इंडिविजुअल्स वो जेनेटिकली डिस्पोज्ड, उनके अंदर ख़ास किस्म की एलील्स होती हैं, चले DQ2 एंड DQ8, वो भी अभी आपको बता देते हैं पैथोजेनेसिस में. सीलियक डिजीज़ का जो इंसिडेंस है वो मेल और फीमेल्स में बराबर है. अभी मैं आपको थोड़े से क्लिनिकल फीचर्स बताने लगी हूँ, ठीक है. अब इसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं ना वो पीडियाट्रिक्स और एडल्ट्स में थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है. पीडियाट्रिक्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं. देर आर सम चिल्ड्रन हु प्रेजेंट विद क्लासिकल सिम्टम्स एंड देर आर सम चिल्ड्रन दैट प्रेजेंट विद नॉन क्लासिकल सिम्टम्स. क्लासिकल सिम्टम्स के साथ बच्चा तब प्रेजेंट करता है जब वो 6 से 6 to 24 मंथ्स का हो और प्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है. नॉन क्लासिकल सिम्टम्स मोर देन 24 मंथ्स. और एडल्ट्स ऑनसेट कब होते हैं? बिटवीन 30 to 60 years of age, ठीक है. अभी एडल्ट्स को इग्नोर करें एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीलियक डिजीज़ इन पीडियाट्रिक पेशेंट्स. सबसे पहले स्टार्टिंग विद द क्लासिकल सिम्टम्स. सो बच्चा जब भी ऑब्वियसली एक बच्चे की बात की जाए तो वो जब भी उसको कोई हेल्थ कंडीशन आती है तो बच्चा इरिटेबल होना शुरू हो जाता है. सो इरिटेबल होगा, उसकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी, डायरिया होगा, फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ नहीं हो रही होगी, वेट लॉस हो रहा होगा एंड मसल वेस्टिंग है,
ठीक है। एंड नॉन क्लासिकल सिम्टम्स के साथ क्या होगा, जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी मदद से डायग्नोस करना बहुत आसान है, वो ये है कैरेक्टरिस्टिक प्लूराइटिक ब्लिस्टरिंग स्किन लीजन्स होती हैं, जिनको हम लोग डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस कहते हैं। ठीक है। इसमें हमारे पास एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। अच्छा, अब वियर्ड ये बात है कि यहाँ पर हमारे पास डायरिया है, जबकि यहाँ पर हमारे पास वी हैव गॉट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। यहाँ पर मतलब देयर इज़ वन प्रेजेंटेशन ऑफ नॉन क्लासिकल सिम्टम्स जिसमें कॉन्स्टिपेशन है। ठीक है। एंड लिम्फोसिटिक गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस। ठीक है। सो व्हाट इज़ लिम्फोसिटिक, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट्स। ठीक है। और इसमें क्या क्लासिकल है कि 25 लिम्फोसाइट्स होंगे पर 100 एपिथेलियल सेल्स। ठीक है। सो गैस्ट्राइटिस यानी कि अगर स्टमक के म्यूकोजा में है और कोलॉन अगर कोलॉन के म्यूकोजा में है तो उसको हम लोग लिम्फोसिटिक कोलाइटिस कहेंगे। ठीक है। सो ये जो पिक्चर है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है दैट इज़ सीन इन 10% केसेस। सारे केसेस में जो नॉन क्लासिकल वाले हैं सारों में ज़रूरी नहीं है, 10% केसेस में होता है। अब हम बात करते हैं अबाउट द एडल्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सीलिएक डिजीज़। इसमें होता है एक साइलेंट सीलिएक डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि विलिस एट्रोफी हो रही होती है, लेकिन देयर इज़ नो सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। ठीक है। आपके सीरोलॉजिकल टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, विलिस एट्रोफी भी हो रही है, लेकिन सिम्टम्स नहीं है। ठीक है। जबकि लेटेंट वाले में क्या होगा, लेटेंट सीलियाक डिजीज़ में क्या होगा, पॉजिटिव सीरोलॉजी है। ठीक है। आपके ब्लड टेस्ट तो पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन ना सिम्टम्स है और ना ही विलिस एट्रोफी है। ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, ये सीलियाक डिजीज़ जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विद एनीमिया। इफ़ यू रिमेंबर, जैसे अभी ये जो केस मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, दैट वाज आयरन डेफिशिएंट एनीमिया। लेकिन एनीमिया कैन बी बोथ B12 डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, फॉलेट डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है। एसोसिएटेड विद डायरिया एज इन क्लासिकल सिम्टम्स, ब्लोटिंग और फटीक ये तो ऑलमोस्ट दोनों में थी। ठीक है। ब्लोटिंग वॉज मोर देयर इन द नॉन क्लासिकल कैटेगरी। अच्छा, अब मुश्किल वाला पार्ट है दैट इज़ द पैथोजेनेसिस। ठीक है। पैथोजेनेसिस में बेसिकली क्या है कि हमने एक तो बात पढ़ ली कि ग्लूटेन की वजह से मसला है। ठीक है। और ग्लूटेन क्या है, दैट इज़ द मेजर स्टोरेज प्रोटीन ऑफ व्हीट एंड सिमिलर ग्रेन्स। ठीक है। अब ग्लूटेन जो है इसकी डाइजेशन होती है बाय द ब्रश वाटर एंड द ल्यूमिनल एंजाइम्स इनटू अ 33 अमाइनो एसिड पेप्टाइड जिसका नाम है ग्लाइडिन। ठीक हो गया। ठीक है। अब इस ग्लाइडिन को जो ये वाला दिखा रहे हैं इसको हम लोग टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज की मदद से एक डी अमाइडेटेड ग्लाइडिन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो हमारा रियल कल्प्रिट है ना, वो बेसिकली एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर ये HLA एलील्स का लगना है। ठीक है। दैट इज़ बेसिकली द रियल कल्प्रिट जो हम लोगों ने उन्होंने रेड से शो किया हुआ है। ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि दैट इज़ द रियल कल्प्रिट, APC जीन्स के ऊपर ये HLA एलील्स, और उसके भी कौन से सब टाइप्स हैं, दैट इज़ DQ2 एंड DQ8। तो बेसिकली आपका ये जो डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन है दैट इंटरैक्ट्स विद दीज एलील्स। ठीक है। अब ये तो हमारा प्रीवियस नॉलेज है इम्यूनोलॉजी का कि जो APC होते हैं, ठीक है, APC पे जो भी चीज़ अटैच होगी, माइक्रोब अटैच होता है, कोई पैथोजन अटैच होता है, तो दैट इज़ प्रेजेंटेड टू द T सेल्स। ठीक है। सो यहाँ पे भी इन्होंने यही बताया कि इट इज़ प्रेजेंटेड टू द CD4 T सेल्स, और CD4 T सेल्स साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होते हैं। एट द सेम टाइम आपके पास एक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपके जो T सेल्स हैं वो साथ B सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी B सेल एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है। तो उसमें आ जाती हैं एंटी ग्लाइडिन, एंटी एंडोमाइसिन, ठीक है, एंड एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर वेरी हेल्पफुल इन बोथ द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। बुक की क्या लाइन्स हैं कि दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, यानी कि इसके खिलाफ नंबर 1। ठीक हो गया। और उसके बाद डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन के खिलाफ नंबर 2, एंड परहैप्स एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस रिएक्टिव एपिटोप्स एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ which can be diagnostically useful, and they may be used to monitor disease, as titters typically fall after 3 to 6 months of gluten-free diet. So gluten-free diet अगर आप लेना शुरू कर दें तो इनके लेवल्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा प्रोग्नोसिस का कि डिज़ीज़ प्रोग्रेशन ठीक चल रही है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि CD4 सेल्स के अलावा आपके CD8 सेल्स की एक्टिवेशन भी होती है, और जो CD8 सेल्स उनका मेजर रोल नहीं है लेकिन इनका एंसिलरी रोल है। ठीक है। और एंसिलरी रोल किस चीज़ में है, इन कॉजिंग टिश्यू डैमेज। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन है ये वाला, लेट मी रेज द रेस्ट।
ठीक है। ये जो आपका डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन है जिसको मैंने रेड से टिक किया है, ये जो आपका डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड्स हैं, ये आपके इंड्यूस करते हैं आपके एपिथेलियल सेल्स को कि वो प्रोड्यूस करें एक इंटरल्यूकिन 15। ठीक है। सो ये बेसिकली डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन ने आपके एपिथेलियल सेल्स को बोला कि भाई तुम इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस करो, जो कि बेसिकली क्या है, एक साइटोकाइन है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके ये जो CD8 पॉजिटिव इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, इनकी एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब ये जो आपके CD8 T लिम्फोसाइट्स हैं जो कि इंट्रा एपिथेलियल हैं, ठीक है, इनके पास ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड NKG2D, NK नेचुरल किलर G2D, पता नहीं इसका फुल फॉर्म क्या होगी, बट एनीवेज हमने क्या पढ़ा कि जो आपके डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन है इसने आपके एपिथेलियल सेल्स को कहा कि तुम इंटरल्यूकिन 15 प्रोड्यूस करो। ठीक है। उसने कहा ठीक हो गया। इंटरल्यूकिन 15 स्टिमुलेट करेगा आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की प्रोलिफरेशन और एक्टिवेशन। ठीक है। साइटोटॉक्सिक ठीक है, ये जो है दैट इज़ CD8, ठीक है, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करेगा जिनके पास एक रिसेप्टर है दैट इज़ NKG2D। अच्छा, एक तरफ हमारे पास इंटरल्यूकिन 15 की वजह से ऑलरेडी आपके एपिथेलियल सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके एपिथेलियल सेल्स एक सरफेस रिसेप्टर या एक सरफेस पे एक चीज़ एक्सप्रेस करते हैं जिसका नाम है MIC-A। ये देखो MIC-A एक्सप्रेस हो गया और ये MIC-A जाकर अटैच हो जाता है ऑन टू द रिसेप्टर ऑफ दिस साइटोटॉक्सिक टी सेल विच इज़ इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट। ठीक हो गया। अब मैं बुक की लाइन्स रीड करती हूँ। ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इट इज़ थॉट दैट डीअमाइडेटेड ग्लाइडिन पेप्टाइड्स ये इंड्यूस करते हैं आपके एपिथेलियल सेल्स को कि तुम प्रोड्यूस करो साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 15, जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिवेशन होती है और प्रोलिफरेशन होती है ऑफ CD8 इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स दैट बिकम साइटोटॉक्सिक एंड किल enterocytes that have been induced by various stresses to express MIC-A. This molecule is recognized by the NKG2D receptor on the activated CD8 positive T cells. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि आपके एपिथेलियल सेल्स डैमेज होंगे, जैसे कि यहाँ पे वो दिखाना शुरू कर रहे हैं कि पहले आपके एपिथेलियल सेल्स ठीक थे, उनके अंदर अच्छे खासे विलाय थे, लेकिन अब आप देख रहे हो कि विलाय की ब्लंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। और ये जो आपको पर्पल में नज़र आ रही है क्या है, दैट इज़ ग्लाइडिन। ग्लाइडिन जो है वो मूव करना शुरू कर देता है अक्रॉस द एपिथेलियल सेल्स। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ ग्लाइडिन पेप्टाइड्स होना शुरू हो जाती है अक्रॉस द एपिथेलियम। फिर उसके बाद वो दोबारा जब सेल को एंटर करता है, ठीक है, जब वो दोबारा एंटर करता है तो फिर क्या होता है कि दोबारा से वो अमाइडेट होता है बाय द टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेसेस और ये साइकिल दोबारा रिपीट होता है, दोबारा से आपके एपिथेलियल सेल्स को डैमेज होता है। ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्रिटिकल अब आप खुद ही एनालाइज करके बता दोगे कि HLA अगर ना होता, ठीक है, APC के ऊपर तो कभी प्रॉब्लम ना होता। सो HLA के ऊपर DQ2 और HLA DQ8 एलील्स आर एक्चुअली द कल्प्रिट। और उन्होंने कहा है कि जो सीलियक डिजीज़ है दैट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर इम्यून डिजीजेस इंक्लूडिंग टाइप 1 डायबिटीज़, थायरोडाइटिस एंड जॉगरेन सिंड्रोम। ठीक है। तो डायग्नोसिस इसका किस तरीके से किया जाएगा कि नॉन इन्वेसिव सेरोलॉजिकल टेस्ट्स किए जाएंगे फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है। रेट ऑफ मेलिग्नेंसी, ठीक है, इसमें क्या होता है कि मेलिग्नेंसी का चांस भी ज़्यादा होता है। ठीक है। तो कौन कौन सी मेलिग्नेंसीज हो सकती हैं, एक हमारे पास है दैट इज़ एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा, दैट इज़ एन एग्रेसिव ट्यूमर ऑफ इंट्रा एपिथेलियल टी लिम्फोसाइट्स। ये जो आपके इंट्रा एपिथेलियल टी लिम्फोसाइट्स हैं ये वाले, ठीक है, इनका एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा हो सकता है। तो दूसरा वो बताते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइनल एडिनोकार्सिनोमा ऑल्सो इज़ मोर फ्रीक्वेंट इन इंडिविजुअल्स विद सीलियाक डिजीज़। ठीक है। तो जब वो भी एक होगा। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि आप डाइट आपने रिस्ट्रिक्ट की हुई है, ग्लूटेन फ्री डाइट ले रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको एब्डोमिनल पेन, डायरिया और वेट लॉस वाले सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस इसका मतलब है कि इट्स कंडीशन ऑफ अ रिफ्रैक्टरी स्प्रू। ठीक है। दस व्हेन सिम्टम्स सच एज एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वेट लॉस develop despite a strict gluten-free diet, cancer or refractory sprue in which the response to a gluten-free diet is lost must be considered. ठीक है। अब इसकी सादी सी आसान सी मॉर्फोलॉजी है जो मैंने एंड में बताई है, हालांकि शुरू में बतानी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्फोलॉजी होती है। वो बताते हैं कि जो उन्हें बायोप्सी की, ड्यूडेनम की या जेजुनम की,
ठीक है ना, क्योंकि यही वो एरियाज़ हैं जहाँ पर डाइजेशन होती है हमारे स्टार्च और जो भी है वीट वगैरह की। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स का काउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो वी हैव गॉट इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइटोसिस, कि आपके एपिथेलियम के अंदर बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स हैं, जो कि हम इस बेसोफिलिक स्टेन से देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा वो बताते हैं कि जो क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, उनका हाइपरप्लेजिया हो गया। अच्छा, क्रिप्ट्स के हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या नुकसान होता है? देखो, हमारा ये जो बाहर की तरफ प्रोड्यूट कर रहे होते हैं उनको हम विलाय कहते हैं, और जो अंदर की तरफ होता है ना उसको हम क्रिप्ट कहते हैं। जब क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया होगा या इंक्रीज्ड माइटोटिक एक्टिविटी होगी, सो दैट विल लिमिट द ability of the absorptive enterocytes to fully differentiate and express proteins that are necessary for the terminal digestion and the transepithelial transport। क्योंकि क्रिप्ट्स ही बेसिकली जो है वो उन्होंने डिफ्रेंशिएट होकर और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करनी होती है। तो जब उनका माइटोसिस इतना तेज़ी से चलेगा तो उनका प्रॉपर तरीके से डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगी और वो ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे जो कि नेसेसरी थी टर्मिनल डायरेक्शन के लिए। इसके अलावा जो मैंने आपको उस डायग्राम से ही बता दिया कि विलस एट्रोफी होगी, मतलब विलाय नाम की कोई चीज़ तो खैर बस थोड़ी सी नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब विलस एट्रोफी ऑफ विलाय में हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती है, तो मेल एब्जॉर्प्शन होगी। एंड देर इज़ ऑल्सो इंक्रीज नंबर्स ऑफ प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स एंड ईओसिनोफिल्स इन द लैमिना प्रोप्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि एडवांस्ड केसेस ऑफ सीलियाक डिजीज शो कंप्लीट लॉस ऑफ विलाय और टोटल विलस एट्रोफी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं नोट द डेंस प्लाज्मा सेल ठीक है, ये शायद प्लाज्मा सेल्स हैं, पता नहीं, ये तो ग्लैंड्स लग रहे हैं। ठीक है, यहीं पे प्लाज्मा सेल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, नोट द डेंस प्लाज्मा सेल इनफिल्ट्रेट्स इन द लैमिना प्रोप्रिया, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द सर्फेस एपिथेलियम बाय टी लिम्फोसाइट्स व्हिच कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय द डेंसली स्टेन न्यूक्लियाई। ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली द टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और ये ई जो है वो हमारे पास क्या है, कंपेयर विद एलोंगेटेड पेल स्टेनिंग एपिथेलियल न्यूक्लियाई दैट इज़ लेबल्ड, दिस इज़ एन एपिथेलियल न्यूक्लियस। ठीक है, तो बस ये हमारी मॉर्फोलॉजी भी कंप्लीट होगी। बस 4 पॉइंट्स याद रखिएगा कि प्लाज्मा सेल्स, मास्ट सेल्स, ईओसिनोफिल्स का काउंट इंक्रीज़ हो गया, लैमिना प्रोप्रिया में विलस एट्रोफी हो गई, क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया हो गया और इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, और 3 मेलिग्नेंसीज हैं, एक रिफ्रैक्टरी स्प्रू है, एक एडिनोकार्सिनोमा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और एक एंडोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा है। और इसमें क्या था कि ग्लूटेन ग्लाइडिन बन गया, जिसको हम लोगों ने ट्रांस अमाइनेज की मदद से डीअमाइड कर लिया, वो अटैच हो गया एपीसी के ऊपर HLA एलील्स के साथ, जिसकी वजह से CD4 टी सेल्स एक्टिवेट हो गए। उन्होंने आपके पास मल्टीपल साइटोकाइंस प्रोड्यूस किए और साथ हमारे पास डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई। इसके अलावा हमारे पास डीअमाइडेड ग्लाइडिन की वजह से हमारे पास क्या हुआ कि आपके साइटोटॉक्सिक जो इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स हैं, ठीक है, उनका काउंट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इनके पास ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स थे। अच्छा नहीं, इसकी वजह से आपके पास सबसे पहले इंटरल्यूकिन 15 का काउंट इंक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से आपके साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का काउंट इंक्रीज़ हुआ। इन साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के पास ये वाला रिसेप्टर था और वेरियस स्ट्रेसेस की वजह से ये MIC-A एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से ये डैमेज हो गया और आपका ग्लाइडिन जो है वो अक्रॉस द एपिथेलियम मूव कर गया, फिर वापस आएगा तो दोबारा ट्रबल कॉज करेगा। ठीक है, तो ये होगी स्टोरी कंप्लीट सीलियाक डिजीज़ के मुतल्लिक।